अच्छा, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया पर मैं अनम्यूट नहीं कर पा। कोई बात नहीं। तो अभी हमने आपको अलादीन और जिन की कहानी सुनाई है। ठीक है, और हमारा प्रश्न आपसे है कि इसके अंदर जिन कौन है। तो मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम का आंसर, इंक्लूडिंग अमन शर्मा जी, सबका आंसर होगा कि ये जो जिन है वो हमारा। हाँ, अब मैं देख पा। जी अमन जी बताइए, कौन है ये जिन? अवेलेबल नहीं है, भानु जी। यस मैम। जो हमारा मन है वो जिन है। कौन है ये जिन? हमारा मन। तो क्या करना चाहिए? मैम बताइए। इसको नियंत्रण में रखने के लिए हमें इसे बिजी, मतलब कुछ ना कुछ काम देके रखना चाहिए ताकि ये इधर उधर ना भागे, इधर उधर की बातें ना सोचे। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू। और इससे ये भी समझ में आ गया होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर क्यों बोला जाता है। पर एक और चीज जो कि गूढ़ विषय है, जो गुरुदेव ने कहा कि उसे पोल पे चढ़ाओ उतारो चढ़ाओ उतारो, वो क्या है? वो थोड़ी सी गहरी चीज है, उसे भी मैं आपको बता दूं। ठीक है। वो है हमारी श्वास प्रश्वास, चढ़ना उतरना। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है। ठीक है। पर श्वास प्रश्वास के माध्यम से क्या हो रहा है? प्राण, श्वास तो आ ही रही है जिसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीजें अपने अपने मात्रा में मौजूद हैं। पर साथ साथ में एक और चीज होती है जिसे प्राण कहते हैं। ठीक है, तो उसका चढ़ना और उतरना, चढ़ना और उतरना। यदि कोई अपने खाली के टाइम पे खास कर, और अदरवाइज भी साधना के दौरान भी, यदि आप अपने श्वास प्रश्वास पे उसे चढ़ाते हैं उतारते हैं, किसको? अपने मन को, अपने मन को एकाग्र करते हैं, तो उसके माध्यम से मन बहुत अच्छे से सध जाता है, कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। इस चीज को आपको समझना रहेगा। कैसे होगा? प्राण, अब थोड़ा सा एक एक्टिविटी करके देखते हैं। आप सभी सीधे बैठेंगे, कमर एकदम, गर्दन एकदम सीधी रहेगी। अति उत्तम। रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ से मैं टाइमर लगा रही हूँ, और अगले 1 मिनट के लिए, मात्र 1 मिनट के लिए, आपको सिर्फ अपनी सांस को आते और जाते हुए देखना है। यानी कि आपने अपने सारी इंद्रियों को, अपने मन को सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने पे लगाना है, कैसे वो आ रही है, कैसे जा रही। कुछ गहरी डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है, कोई प्राणायाम नहीं करना है, मात्र ऑब्जर्व करना है। उसके साथ साथ अंदर जाना बाहर आना, केवल इतना करना है। जिन्हें इसमें कोई ना कोई समस्या है, वो केवल अपनी नासाग्र यानी कि नाक के आगे जो आपको महसूस होगा कि वायु टकरा रही है नासिका छिद्रों से, उसको आप महसूस कर सकते हैं, तो वो भी सेम प्रभाव आपके पास लेकर के आएगा। तो यहाँ से मैंने टाइमर ऑन कर दिया है, आप सभी इसको कीजिए। शुरुआत करेंगे अभी। जी, आप सभी हाथों को रब करके अपनी आंखों पर लगा के अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आप सभी ने इसे मात्र 1 मिनट के लिए किया, और आपका अनुभव यकीनन काफी अलग होने वाला है ना? अपने आप आपकी सांस गहरी होने लगी होगी। हुआ ऐसा? जी।
अपने आप आपकी सांस गहरी होने लगी, आपने कोई प्रयास नहीं किया, अपने आप उसकी जो ड्यूरेशन है वो लंबी हो गई, मात्र ऑब्जर्वेशन से, मात्र मात्र ऑब्जर्वेशन से। और यही चीज जो रमन महर्षि हैं वो भी दोहराते थे, वो भी कहते कि थे कि एकाग्रता, एक तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे यदि मैं सबको कुछ सिखाना चाहता हूँ तो वो मात्र एकाग्रता है। और यही बात हमारे रमन महर्षि कहते थे कि एकाग्रता, और वो भी श्वास प्रश्वासों पे, वो काफी है। काफी का मतलब है कि उसके माध्यम से ही आप स्वयं को साध सकते हैं, योग को साध सकते हैं, वह भी काफी है। पर कितना एकाग्र, कितना समय तक ये बना रहेगा, कितना गहरे होगा, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको सिर्फ एक बार ही करवाया। जिनको इसमें भी समस्या आ रही हो वो इसके साथ साथ मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 के माध्यम से कर सकते हैं, यदि यदि इसमें समस्या आ रही है तो। बॉक्स ब्रीदिंग आजकल हर डॉक्टर बता रहा है कि 1 2 3 4 में आपको सांस लेनी है, 1 2 3 4 पे रोकनी है, 4 3 2 1 पे छोड़नी है, यानी कि 4 4 सेकंड में। उन्होंने एक तरीके से पूरक किया, उसके बाद कुंभक किया, 4 सेकंड रेचक किया, फिर पुनः बाह्य कुंभक किया। जिनको यहाँ पे प्राणायाम के ये 4 स्टेप्स नहीं पता है, मैं दोबारा दोहरा ही रही हूँ। पहला है पूरक, यानी कि श्वास का भीतर खींचना, विच मीन्स इनहेलेशन ऑफ ब्रेथ। ठीक है, और ब्रीदिंग इन, ओके, वो आपने 4 सेकेंड या 5 सेकेंड, जितना भी आपकी ड्यूरेशन या क्षमता स्टार्टिंग में है। फिर अंतः कुंभक, ठीक है, रेशियो हालांकि योग में अलग दिया हुआ है, पर जो आजकल के डॉक्टर्स बता रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उन्हें प्राणायाम का एक्सपेक्ट नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ बॉक्स ब्रीदिंग नए नाम से इसको फेमस करके और सीधा बता दिया। पर प्राणायाम करने के पूर्व आसन आते हैं, आसन करने के पूर्व यम और नियम आते हैं। सारी चीजें साथ में तो हो सकती हैं, पर कोई तो कारण है जो उन्हें क्रम से दिया गया है। इसी तरीके से जब आप कोई हठ योग का अध्ययन भी करेंगे तो उसमें भी जो घटस्थ योग है उसमें प्राणायाम और आसन से पहले क्लींजिंग आएगी। ठीक है, षटक्रिया आती है। ठीक है, धोतिर्वस्तिस्था नेति लोलकी त्राटकम तथा कपाल भाति चेतानी षटकर्माणि समाचरेत्। ठीक है, ये जो आपके षटक्रिया आई, षटकर्म आए, क्यों आए? क्योंकि सफाई का होना अति आवश्यक है। एक पाइप है, उसके अंदर से यदि हमें पानी को गुजारना है तो उस पाइप का साफ होना आवश्यक है। ठीक है, अब आपके जो नर्वस सिस्टम है, आपके भीतर जो नस नालिकाएं या जितनी भी चीजें हैं जिसके अंदर से आप प्राण को गुजारना चाहते हैं, अंदर लाना चाहते हैं, उनका साफ होना आवश्यक है। तो इसलिए प्राणायाम के लिए विशेष नियम है। कैसी जगह पे करना चाहिए, साफ सुथरी जगह पे करना चाहिए, खाना खाने के 3 घंटे बाद, 3 घंटे पहले नहीं करना चाहिए, और सुबह खाली पेट अच्छे से शौच का पूरी तरीके से पालन करके उसके बाद इसको करना चाहिए। तो ये उसके सारे नियम हैं। ठीक है, और प्लस पॉल्यूशन वाली जगह पे नहीं करना चाहिए। बहुत सारे नियम हैं जिनका आप थोड़ा थोड़ा पालन कर सकते हैं, यदि आप एनसीआर जैसी जगह पे रहते हैं और वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है। यदि आपके टेरेस पे या फिर घर पे पेड़ पौधे अच्छे हैं, नहीं है तो थोड़े लगाइए। ठीक है, तुलसी के आप लगा सकते हैं, माँ तुलसी के साथ में कुछ इंडोर प्लांट्स भी आ सकते हैं जो कम से कम आपके उस थोड़े वातावरण को ही कम से कम इतना अच्छा कर दें कि आप योग का अभ्यास अच्छे से कर पाए। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है प्राणमय कोश की साधना। प्राणों में पहले कोई ना कोई अंतर आता है। यदि शरीर में आधी या व्याधि आती है, यानी कि फिजिकल प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम आती है, उसको अगर हम एक ही कारण में समझें, प्राण के आयाम को समझकर, तो यही समझ में आता है या तो प्राण कहीं ज्यादा हो गया है, या तो एनर्जी हाई हो गई है, तब प्रॉब्लम आएगी, है ना। यानी कि आपके किसी इक्विपमेंट में एक्स्ट्रा एनर्जी चली जाए तब चांसेस हैं शॉर्ट सर्किट होने के, या फिर उसके ना चलने के, या खराब होने के। ना, फोन में आप बड़ा चार्जर लगा देंगे तो उसकी बैटरी पे लोड पड़ेगा। या तो प्राण शक्ति कम है, या तो प्राण कहीं पे कम हो गया है, इस कारण से समस्या आ रही है। सपोज प्राण कम है तो वो चीज अच्छे से चल ही नहीं पाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, वहां पे प्राण उतना नहीं है, तो जाहिर सी बात है समस्या आएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। प्राण ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, लूज मोशंस हो जाएंगे।
और तीसरा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है प्राण का ब्लॉक हो जाना, यानी कि रुकावट आ जाना। प्राण तो सही मात्रा में है पर बीच में रुक रहा है, वो वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है जहां उसे पहुंचना चाहिए। ये तीन कारण आप समझ सकते हैं प्राण के लेवल पे। तीनों को ठीक करने के लिए बहुत सारी थेरेपीज हैं, टेक्निक्स हैं, प्राणिक हीलिंग भी करी जाती है, प्राणायाम किया जाता है, और कौन कौन सी चीजें हैं। कोई इतना भी ना कर पाए तो यदि वो उन लोगों के और उन खासकर प्रकृति के संपर्क में रहे जो प्राणवान है, उससे भी वो बेहतर हो सकता है ना। हमारी धरती है, हमारे पेड़ पौधे हैं, और सूर्य सबसे बड़ा जिसे हम कह सकते हैं प्राण का स्रोत, वो हमारे सूर्य देवता हैं, सविता देवता हैं। ठीक है। तो जो लोग भी खासकर जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है कि आप सनलाइट में आइए। सनलाइट में आने से आपका डोपामिन सेरोटोनिन भी बढ़ेगा, साथ साथ में आपके जो सिम्टम्स हैं वो ईज आउट होते रहेंगे और आपको बेहतर फील होगा। ठीक है। इसी तरीके से पानी, पानी एक विशेष स्रोत है प्राण का। प्राणमय कोश की जब बात कही जाती है तो उसमें तीनों चक्र इन्वॉल्व होते हैं। मेन तो आप समझ सकते हैं अनाहत चक्र होगा, क्योंकि अब प्राण एक तरीके से, पर प्राण हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है, मेन प्राण ही है जो पूरी बॉडी में। ठीक है। एक बहुत ही विशेष वाङ्मय है, उसका नाम है प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति। अगर आप इसको पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और आपको इसकी पूरी साइंस जाननी है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या है क्या नहीं है, और इसके सुपर साइंस और इसकी पावर को जानना है, तो प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति बहुत ही अच्छी बुक है। इंग्लिश में इसके थोड़े से चैप्टर्स का ट्रांसलेशन है बायो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, द पावर ऑफ योर बायो इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ही बुक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखी गई हैं, गुरुदेव के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। तो आप उनको पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, इंटरनेट आर्काइव पर मिल जाएंगी, नहीं तो AWGP की वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जिनको डिटेल में पढ़ना है। अब क्लाइंट्स को कौन से प्राणायाम आप करवा सकते हैं। कुछ प्राणायाम कॉमन होते हैं और आप सभी को करवा सकते हैं, जिसमें से सबसे उत्तम तो है जिसे हम कहते हैं योगिक ब्रीदिंग, जिसके अंदर एब्डोमिनल ब्रीदिंग और थोरेसिक ब्रीदिंग दोनों शामिल होती है। अब आप कहेंगे कि ये क्या प्राणायाम में आएगा या नहीं आएगा, पर प्राण के आयाम को बढ़ाने के लिए शुरुआत इसी से करना बेहतर है, क्योंकि हम सांस ही ठीक से नहीं रह रहे। हम बहुत उथली सांस लेते हैं ऊपर ऊपर से, नाभि तक उसका असर तो पहुंच ही नहीं पाता। अभी आप खुद नोटिस करके देखिए, अभी आप सांस ले रहे हैं तो सांस लेते समय पेट बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है, नोटिस किया। तो जिनका बाहर जा रहा है वो तो ठीक सांस ले रहे हैं, क्योंकि लॉजिक भी है, गुब्बारे में हवा भरेंगे तो पेट बाहर जाना चाहिए। जिनका पेट अंदर जा रहा है सांस लेते समय, तो आप सांस ही गलत ले रहे हैं कितने सालों से। ठीक। तो अगर आप विवेकानंद जी के अनुसार दिन में यदि आप 2 बार 20-20 मिनट के लिए भी प्राणायाम कर लेते हैं, गहरी लंबी सांस ले लेते हैं, मंत्र के साथ कर लेते हैं, तो अति उत्तम। तो अमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। 20 से 30 मिनट 2 बार, इतना ही काफी है। स्टार्टिंग में हमेशा कम से शुरुआत करी जाती है। आपके क्लाइंट्स को आप डीप ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग सिखाएंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे होगी, जिसके अंदर आपका पेट फूलेगा सांस भरते समय और फिर अंदर जाएगा सांस छोड़ते समय। अपने पेट पे आप हाथ रखेंगे और इसको महसूस करेंगे। अभी आप ट्राई करके देखिए। सांस भरते समय आपका पेट बाहर की ओर आए, सांस छोड़ते समय अंदर की ओर जाए। कर पा रहे हैं? पॉसिबल है। बढ़िया। दूसरा है थोरेसिक ब्रीदिंग। आप अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखेंगे और जब आप अपना सांस लेंगे तो आपकी चेस्ट बाहर की ओर जाएगी, छोड़ते समय भीतर की ओर। अति उत्तम। अब इसको आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, यानी कि सबसे पहले आप अपनी पूरी सांस छोड़ेंगे। पहले एक बार देख लीजिए, पूरी सांस छोड़ेंगे। पहले सांस भरते हुए पेट बाहर, उस सांस को पूर्ण करते हुए और पूरा भरते हुए आपका चेस्ट बाहर, रेचक करते हुए या फिर एक्सलेशन करते हुए चेस्ट अंदर,
और फिर आपका पेट अंदर। ये आपकी योगिक ब्रीदिंग का एक राउंड पूरा हुआ। इनहेलेशन के टाइम पे सबसे पहले आपका एब्डोमेन बाहर, फिर चेस्ट बाहर, और एक्सलेशन के टाइम पे छोड़ते समय चेस्ट अंदर, एब्डोमेन अंदर। क्लियर है? बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है। अगर आपके क्लाइंट्स बैठ के नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें लेटे लेटे भी यह प्राणायाम करवा सकते हैं, कोई विशेष ज्यादा समस्या नहीं होगी। शुरुआत में आप केवल 5 से 10 राउंड ही करवाएं, उतना भी काफी है। 5 से 10 राउंड मात्र मुझे लगता है कि 4 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। कोई से यदि 5 मिनट से ज्यादा करता है तो जो चीजें फायदे होंगे वो होंगे तो अच्छे, पर थोड़ी सी अनइजीनेस हो सकती है। कैसी अनइजीनेस? शरीर के जिस हिस्से में समस्या है उधर प्राण पहुंचने की कोशिश करेगा, जिस वजह से उधर हलचल, थोड़ी अनइजीनेस, थोड़ा ऐसा लगना कि अरे कुछ हो रहा है, ऐसी समस्या लोगों को महसूस हो सकती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है? तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 मिनट काफी है आपके क्लाइंट्स के लिए, धीरे धीरे करके बढ़ाया जा सकता है। जो साधक हैं वो इसको और अधिक कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, और अपने पुराने और जितने भी टाइम से वो ऑलरेडी अभ्यास करते हुए आ रहे हैं उसके अनुसार वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है? यौगिक ब्रीदिंग इस तरीके से संभव है। अब इसको आप अगेन, जिनको शारीरिक समस्या ज्यादा है, साथ साथ में उनको बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। और ज्यादा इसके बहुत ज्यादा कुछ प्रिकॉशंस नहीं है, क्योंकि 4 मिनट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और केवल डीप ब्रीदिंग ही है, कोई भस्त्रिका वगैरह तो है नहीं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़े, तो इट्स फाइन, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है? बाकी प्राण शक्ति और सामर्थ्य, प्राण शक्ति ही सामर्थ्य का प्रतीक है। अब मैं यहाँ से कुछ और चीजें गायत्री महाविज्ञान से आप तक पहुंचाने वाली हूँ। ठीक है? सांस को खींचना, उसको अंदर रोके रखना और बाहर निकालने से ये पूरी एक विशेष क्रिया पद्धति हो जाती है। इसमें सबसे ज्यादा काम किसका हो रहा है? कुंभक का हो रहा है, रोक के रखने का। अब जो मैंने यौगिक ब्रीथिंग बताई उसमें रोकने का कोई रोल नहीं है। यहाँ तक कि जो आपको अनुलोम विलोम बताया जाता है, खासकर हमारे रामदेव बाबा जी भी जो अनुलोम विलोम बताते हैं, लगभग वो 2.5 सेकंड के लिए सांस लेना छोड़ना और इस तरीके से बताते हैं। आप सभी को पता ही होगा अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, मुझे बताने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। उसके अंदर भी वो रोकने के लिए नहीं बोलते हैं। क्यों? इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है? तो जब तक कुंभक नहीं हो रहा है तो वो एक तरीके से प्रक्रिया हो रही है। प्राण का आयाम हो सकता है हो रहा हो, पर जो मेन चेंज आना है, जिसमें आमूल परिवर्तन आता है, वो कुंभक में आता है। और वो योगाभ्यासी को करना चाहिए, तुरंत क्लाइंट्स को नहीं बताना चाहिए। क्लाइंट्स के लिए आप सिंपल अनुलोम विलोम बताइए, बिना श्वास को रोके हुए, जैसे कि बाबा रामदेव बताते हैं। कोई इशू नहीं है उसमें। पर जो सही तरीका है, वास्तविक तरीका है, और जो प्राणायाम पूर्ण होता है, वो इन चारों के होने से ही होता है। यानी कि उसमें रेचक, उसमें पहले पूरक हो, इनहलेशन हो, फिर अंतः कुंभक हो यानी कि भीतर रोका जाए, फिर रेचक हो यानी एक्सलेशन हो, और फिर बाह्य कुंभक हो यानी कि बाहर रोका जाए। वो एक वास्तविक प्राणायाम कहलाएगा। ठीक है? अब इसकी थोड़ी सी साइंस जान लेते हैं। जब आप प्राण को, श्वास को बेसिकली अंदर लेके भर के और फिर रोकते हैं, तो आपके एल्वियोलाइज, अब देखो, आपका जो लंग्स हैं उसके भीतर बहुत सारे एल्वियोलाइज, यानी कि उनका इतना ज्यादा, उसका आप समझ सकते हैं, इतने स्क्वायर मीटर्स है वो कि आप समझ भी नहीं सकते, इतना ज्यादा बड़ा है। ठीक है? अगर उसको स्प्रेड किया जाए तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, मैं ये कहना चाह रही। ठीक है? यानी कि उसमें एक्सचेंज होता रहता है, जो आप सांस लेते हो वो आपके एल्वेलाई से एक्सचेंज होता है, और कैपिलरीज में जो आपके ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। डबल सर्कुलेशन, पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं, हार्ट का यदि चैप्टर आया होगा तो उसके अंदर डबल सर्कुलेशन हो रही है। तो क्लीन कहाँ पे होता है? ब्लड कहाँ पे क्लीन हो रहा है? लंग्स में ही तो हो रहा है। हार्ट तो पंप करने का काम कर रहा है, वो तो बस पंप कर रहा है, जो ब्लड आ रहा है साफ, उसको वो
जस्ट पंप कर रहा है, पूरी बॉडी में पहुंचा रहा है। पर जो वास्तव में क्लीनिंग होती है वो तो लंग्स में ही हो रही है ना, लंग्स में ही हो रही है। तो एल्वियोलाई के थ्रू जो आदान प्रदान हो रहा है, तो जब आप अंदर भीतर लेके रोकते हैं तो ज्यादा समय मिलता है उस एक्सचेंज को होने के लिए। ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाती है बॉडी, ज्यादा मात्रा में पहुंचा पाती है आपके सारे के सारे शरीर को। ठीक है। तो क्या सिर्फ इतना फायदा नहीं है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। सेम बाह्य प्राणायाम से क्या फायदा है, फिर बाहर रोकने से क्या फायदा है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग माउंटेनियरिंग यदि आप करते होंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, फिर भी स्वास्थ्य उत्तम होता है उसके बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे लंग्स में एक होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि वो वॉल्यूम, जैसे कि सेविंग्स होती है हमारी, ठीक है, इसी तरीके से वो होती है। यानी कि उसको नॉर्मली उसको जरूरत नहीं पड़ती है, पर जैसे ही ऑक्सीजन की कमी लगेगी तो रेजिडुअल वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आएगा। उसको आने से वो एक्टिवेट हो जाएगी, और लंग्स के वो एल्वियोलाई जो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है वो भी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी? लो ऑक्सीजन की सिचुएशन क्रिएट होगी। पर वो सबसे अच्छा टाइम होगा जब पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर निकलने के लिए रेडी हो जाएगी। सबसे उत्तम टाइम होगा जब जितने भी, अगर कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया ऐसा कुछ भी है लंग्स में या कहीं पे, तो उनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो इन्फेक्शन भी ठीक होने के चांस होंगे। और अंततः उस जो वो लो ऑक्सीजन की जो क्रिएशन हो रही है, जो सेम उससे मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, कि उसको हाइपो ऑक्सीजन ऐसा कुछ बोलते हैं। जो माउंटेनियरिंग जो लोग करते हैं उनके साथ भी सेम चीज होती है। ठीक है, तो वो क्रिएट होता है जिससे कि बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो बाह्य प्राणायाम भी, ये मैंने आपको सिर्फ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बताए हैं। इसके अलावा तो बहुत ज्यादा इसका डायरेक्ट जो प्राणमय कोश पे इम्पैक्ट पड़ता है, चक्रों पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो तो अपने आप में बहुत ही दिव्य है। ठीक है। नेक्स्ट, प्राणाकर्षण प्राणायाम। ये आप अपने क्लाइंट्स को बहुत इजीली बता सकते हैं बिना किसी प्रिकॉशंस के। ठीक है। नाम क्या है? प्राणाकर्षण प्राणायाम। आकर्षण मीन्स अट्रैक्ट करना, और प्राणों का अट्रैक्ट करना, आकर्षण करना। कैसे करेंगे? एक स्टेप है जो यहाँ पे बताया जाएगा, और एक मेडिटेटिव टेक्निक है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। आप सभी भी इसको कर सकते हैं, डेली बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है? आपको केवल भावना करनी है कि आप अपने चारों ओर सफेद दिव्य प्राण से घिरे हुए हैं। ठीक है। और जब आप श्वास भरें तो उस श्वेत, उज्जवल, दिव्य, स्वास्थ्यवर्धक प्राण आपके भीतर प्रवेश कर रहा है, इस तरह की आपको भावना करनी है। श्वास को छोड़ते हुए जो भी नकारात्मकता है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी निकल रही हैं और बहुत दूर जा रही हैं। ठीक है, इस तरीके की भावना प्राणाकर्षण प्राणायाम में करी जाती है। और इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस जिनको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम है, यानी कि जो सही से सोच ही नहीं पा रहे हैं, इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ये करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बाकी आप जो यहाँ पे 53 लोग हैं, 52 लोग हैं, आपको तो ये नृत्य करना ही चाहिए, चाहे आप 2 मिनट करें। केवल भावना करनी है कि आप सूर्य भगवान की, उदयमान सूर्य भगवान की दिव्य रोशनी में हैं, उज्जवल रोशनी में है, और आपके कण कण से, पूरे शरीर के हर कण से वो दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। या जब आप नासिका से श्वास ले रहे हैं तो वो आपके भीतर प्रवेश कर रही है, आपके कण कण में जा रही है। जहां पे भी प्रॉब्लम है उसे बाहर निकाल रही है। उस धुएं की, आप धुएं का इमेजिन कर सकते हैं, और वो बहुत दूर चला जा रहा है। बस इतना भर करने से आपके शरीर में बहुत दिव्य प्राण का आयाम आपको नजर आएगा कि वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। इसमें भी आप कुंभक का प्रयास कर सकते हैं। एक बार जब आपको इसको इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग हो जाए, तो आपको वही कुंभक जो आपको उसमें बताया गया था वही यहाँ पे आपको दोहराना है। पूरे फेफड़ों में श्वास भर के, और फिर रोकना है।
जितनी देर होल्ड करा जाए। स्टार्टिंग में रेशियो 1:1:1 का रख सकते हैं। ठीक है। और नॉर्मली पहले स्टार्टिंग में ज्यादा होल्ड नहीं करना होता है, रेचक में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। 1:4:1 स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं कि रेचक में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके इसको, जैसे आपके हठयोग प्रदीपिका में बताया हो, आपको जो उत्तम लगे उस हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डन। अब इसके अंदर 5 प्राणों के नाम। हमारे पास 5 प्राण हैं, उनके नाम आप में से कुछ को पता भी होंगे। ठीक है। अपान, उदान, समान, व्यान। ठीक है, ये सारे प्राण के नाम हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर होते हैं, और उन सभी का कार्य अलग अलग होता है। इतना डिटेल में आज इसको कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसके मैं आपको एक फोटो दिखा दूंगी, उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। डन। अपान, अगर आपको इसको शॉर्ट में जानना है तो अपान हमारे रिप्रोडक्टरी ऑर्गन से, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से उनका कनेक्शन होता है, नीचे की ओर वास करता है, मूलाधार चक्र से भी कनेक्शन होता है। यदि इसमें गड़बड़ी आती है, ज्यादा होता है, कम होता है, या फिर रुकावट आती है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। गैस्ट्रिक का ज्यादा बनना, पेट ठीक से साफ ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना या लूज मोशन होना, ये सारी तरीके की सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ जाती हैं। समान कहाँ पे होगा? नाभि के नीचे, उदर भाग में, लोअर एब्डोमेन में। मेनली ये डाइजेशन का काम करता है। ठीक है। और यहाँ पे आपके पेट में डाइजेशन के लिए किस चीज की जरूरत है? पित्त की आवश्यकता है, अग्नि की आवश्यकता है, उसको मेंटेन करने का काम भी यही करता है। समान, नाभि चक्र, आपका नाभि, आपने सुना होगा कि नाभि डिग गई है, आपकी धरण डिग गई है, सुना होगा आपने ये सारी चीजें। ठीक है, तो क्या होता है, वो जो नलिकाओं का, आपकी नाड़ियों का जो गुच्छा है आपकी नाभि के पास, उसका थोड़ा बहुत खिसक जाना, कहते हैं कि आपकी नाभि शिफ्ट हो जाना। ठीक है, नेवल डिसबैलेंस इंग्लिश में इसको बोला जाता है। उसको करने का ये एक उत्तम तरीका है कि आप समान मुद्रा करें। इस तरीके से करी जाती है, 5 उंगलियों को मिलाया जाता है, बहुत अधिक समय तक इसको नहीं करने की आवश्यकता होती है। लगभग 5 मिनट या 10 मिनट यदि आप कर लेंगे तो उससे नेवल बैलेंस में आ जाती है। समान जो प्राण है वो इम्प्रूव हो जाता है, डाइजेशन अच्छे से शुरू हो जाता है। ठीक है। और जिनमें ये कम होता है उन्हें ठंड बहुत ज्यादा लगेगी, जिनमें ये समान वाला प्राण कम होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, पित्त की कमी है, अग्नि की कमी है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, उन्हें ठंड भी बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है। इन लोगों को जरा सा भोजन करने से पेट भी जल्दी से भर जाता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट आप, जो प्राण आपके फेफड़ों में, आपके चेस्ट रीजन में है, वो तो है ही मेन, उसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका उदान। कंठ में उसका निवास है, उदान प्राण का कंठ में निवास है, श्री और समृद्धि का स्थान है, कंठकूप भी बोलते हैं इस जगह को। ठीक है। यदि यह प्राण बड़ा हुआ हो, व्यान, ठीक है, वैसे तो पूरे शरीर में भी व्याप्त है पर मुख्य स्थान यहाँ पे है, तो उसके भीतर क्या क्या योग्यताएं होंगी, उसका सामर्थ्य, उसकी शक्तियां, उसकी विशेषताएं पूर्ण रूप से बढ़ी हुई होंगी। जैसे कि समझदारी, वाक शक्ति। ठीक है। और जितनी भी चीजें, वो सांसारिक रूप में जितनी भी चीजें आप समझ सकते हैं, सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सही डिसीजन लेना, ये सारी चीजें उसमें उससे रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है व्यान। उदान आपको समझ में आ गया है, कंठ को। नेक्स्ट है व्यान। व्यान कहाँ पे है? मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का मध्य भाग व्यान का क्षेत्र कहलाएगा। और ये जो व्यान है, ये बाकी के 4 प्राणों को नियंत्रित करता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं
कि जो सेंट्रल पोजीशन है आपकी, इसका ग्लैंड के साथ भी रिलेशन है। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, उन दोनों के साथ ही इसका डीप रिलेशन है। कैसे इसे पता लगाएंगे? यदि आप भ्रू मध्य भाग से लेकर, यहां से लेकर पीछे तक अगर एक रेखा को इमेजिन करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से त्रिकुटी जो हमारी है, इन दोनों को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो बीच में जो वो क्रॉस आएगा वहां पे उसका मेन लोकेशन कहा जाता है। ठीक है। व्यान यदि बढ़े तो उससे प्रज्ञा और ऋतंभरा मिलती है, और योग का जो सर्वोत्तम प्रसाद है उसे प्रज्ञा ऋतंभरा के नाम से जाना जाता है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में बहुत अच्छे से उसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन है। क्या है प्रज्ञा और ऋतंभरा? प्रज्ञा क्या है? विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि से भी ऊपर है प्रज्ञा। प्रज्ञान धृति से भी ऊपर है, मेधा से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में अगर आप समझना चाहो तो ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। यानी कि कोई ब्रह्मांडीय चेतना को आप समझ सकते हो जिससे सारी नॉलेज है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो केवल मात्र देखने भर से उसके भीतर जो भी ज्ञान विद्यमान है उसको अपने भीतर धारण करने की क्षमता रखते हैं, जानने की क्षमता रखते हैं, जिन्हें सारा ज्ञान मालूम है, ज्ञान योग में अपने उच्चतम स्तर पे जो पहुंच चुके हैं, उन सभी के भीतर ये व्यान जो प्राण है ये पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ है। ठीक है। प्रज्ञा, दैवी गुण होंगे, कर्म होंगे, स्वभाव होंगे, ये इसी ज्ञान के प्रकाश द्वारा संभव है। ठीक है। और मस्तिष्क की जितने भी शक्तियां हैं वो सारा यहीं पे उसका निवास आप कह सकते हैं। कुछ उप प्राण भी हैं, यानी कि इन प्राणों के सब प्राण या उप प्राण आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 प्राण है और पांचों प्राणों के उप प्राण भी हैं, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए, 10 हो गए, 10 प्राण हो गए। ठीक है। और इनको जब आप समझेंगे और हठ योग के अंदर इनको साधने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। साधने के लिए क्या है? मुद्रा है, बंध है। मुद्राएं भी शारीरिक और हस्त मुद्राएं अलग दी हुई हैं, है ना? जैसे आपको यदि याद होगा तो एक सर्वांग मुद्रा, सर्वांग योग होता है। अभी वैसे समय को यदि देखा जाए तो आपका 3:58 हो गया है। ठीक है, 4 बजे आपका एक ब्रेक होगा। जिनको कोई क्वेश्चन पूछना है वो यहाँ से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अभी तक जो बेटा प्रयास प्राणायाम कोश को पूर्णतः सीखेंगे, समझेंगे। मीनवाइल क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न? बाकी सबके लिए 7 से 10 मिनट का ब्रेक। अभी जो हैंड रेज्ड हैं, क्या आप प्रश्न पूछने के लिए हैंड रेज कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? किसी के कोई प्रश्न? जी, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सृजनी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और राहुल कश्यप जी, अपने आप को अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। सृजनी जी अभी आवाज नहीं आ रही है। आप ओ, प्रणाम आपको गुरु माँ। पहले हाँ आएगी जी, बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन सादर यही पहले। था कि आपने जो बोला कि एक टाइप का प्राणायाम है जिसमें आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम या इशू हो तो वो थोड़ा और प्रॉब्लम करना चालू कर देंगे। वो उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, उससे प्रॉब्लम घटेगी। आप एक बात बताइए कि जब आप बर्तन साफ करते हैं, कहीं पे सफाई करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी रगड़ की आवश्यकता होती है।
ठीक है, उसमें थोड़ा सा रगड़ की आवश्यकता होती है, वहां पे आपको थोड़ी मेहनत करनी होती है, थोड़ा सा श्रम करना होता है, तो वो पता चलता है अच्छा यहाँ पे समस्या है और यहाँ पे ठीक होगा। जैसे अगर आपको हाथ पे भी, यहाँ पे भी अगर आपको सफाई करनी है तो यहाँ पे थोड़ा रगड़ लगेगी, आपको अनईजी महसूस होगा, यहाँ पे काम होगा तो बस उतना ही। कोई ऐसी समस्या बढ़ने वाला जैसे कोई यहाँ पे रोल नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन राहुल तो कश्यप जी आप पूछ तो सकते हैं। मैम एक और क्वेश्चन हाँ था। तो जी उस पूछिए। प्राणायाम का नाम क्या था, और उसका प्रोसेस आप थोड़ा और बोल देते तो। उसको मैंने अभी जो आपको सिखाया है वो योगिक ब्रीदिंग के नाम से ही सिखाया है। ठीक है, और कुछ पुस्तकों में से भस्त्रिका के अलग अलग वेरिएशन के रूप में भी दिया गया। ठीक है, मेनली आप इसे योगिक ब्रीदिंग के रूप में ही याद रखें। योगिक ब्रीदिंग, योगिक जो प्राणायाम का तरीका है जिसके अंदर एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं फिर थोरेसिक कर रहे हैं, थोरेसिक से छोड़ रहे हैं फिर एब्डोमिनल कर। कहने का अर्थ है कि पहले आप अपने पेट में सांस भर रहे हैं और गहरी सांस भरते हुए आपकी छाती फूलेगी, सांस को छोड़ते हुए पहले चेस्ट अंदर जाएगा और फिर आपका पेट अंदर जाएगा, ये एक राउंड होगा। ठीक है राहुल कश्यप जी, आपका प्रश्न। नमस्कार मैम। मेरा क्वेश्चन ये पंच प्राण को लेकर के है। इसमें जो व्यान बताया ना, मतलब अभी तक मैंने जितना पढ़ा था उसमें व्यान तो ये बताया था कि हाथ पैर इधर की तरफ व्यान होता है, और ये इधर इधर से पूरे हमारा शरीर में उदान याद। होता है। हम्म। तो अभी आपने देखो, बताया कि एक सीधी रेखा अगर यहाँ से जाए और ऐसे जाए तो इधर हमारा व्यान होगा, तो फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट सेंटर हो गया। सेंटर सेंटर यहाँ पे है, पर आप सोच अच्छा। करके देखिए कि आपका जो ब्रेन है, मैं पहले आपको बायोलॉजी थोड़ी सी समझाती हूँ। आपका जो ब्रेन है वो आपके पूरे शरीर को कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, यानी हम्म। कि यहाँ से आप जो एक सिग्नल भेजेंगे कि अपना हाथ उठाइए, मैंने अपने आप को एक सिग्नल भेजा कि अपना हाथ उठाइए तो मैंने ये हाथ उठा लिया, यानी कि ये जो कनेक्शन है ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो व्यान है ये अगर उसका केंद्र है भ्रूमध्य है, भ्रूमध्य अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है, और व्यान होता पूरे शरीर में है, पर वो पूरे शरीर में होगा तभी तो वो कोऑर्डिनेट कर पाएगा ना। यदि यहाँ से जो सिग्नल है वो बिल्कुल सही और उत्तम गया है तो बाकी का प्राण भी उत्तम चलेगा। बस वही केस है, वैसे ये पूरे में मौजूद होता है, आपने फोटोज में भी देखा होगा चारों तरफ ऐसे बनाया हो जाता है और फिर ब्रैकेट में लिखा होता है संपूर्ण शरीर। तो आप भी सही कह रहे हैं, पर इस इसका एरिया जो में हमारा, स्थान है वो शिक्षा मध्य है। जी। अच्छा, इस एरिया में फिर उदान और व्यान दोनों होता है हमारा एक साथ। उदान और व्यान मैंने आपको, नहीं नहीं, उदान तो मैंने यहाँ पे बताया कंठ को। अच्छा। ठीक, उदान यहाँ पे बताया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया अपान, उसके बाद मैंने आपको बताया है समान, उसके बाद फिर प्राण तो है ही, उदान, व्यान। ठीक है, अभी आपको याद रहेगा इसका निवास कंठ है उदान का। ठीक। इसके अलावा कोई प्रश्न, कोई डाउट? एक और क्वेश्चन था मेरा। तो जैसे एक, पूछिए। मतलब ये प्राण जो है हमारा, यहाँ से यहाँ सिग्नल गया, तो ये हीट मेंटेन करने के लिए भी होता है? क्या ये हीट मेंटेन करने के लिए होता है? क्योंकि हमारा कभी कभी जैसे सर्दियों का समय होता है, हमारी पूरी बॉडी तो गर्म है, लेकिन यहाँ पे हमारे हाथ और पैर ठंडे हो रखे होते हैं। तो अगर किसी का एक्चुअली मैं, व्यान अगर यहाँ फीबल पे है, आप पिंड कम नहीं है। हो तो मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। एक बार प्राण का नाम बताइए जिससे आपका, आप पूछना चाह रहे हैं कि किसके साथ कनेक्शन है, नाम बताइए। व्यान के साथ कनेक्शन पूछ रहा हूँ मैं इसका। व्यान के साथ, हाँ जी बिल्कुल कनेक्शन है। इसके साथ तो डायरेक्ट हाँ। कनेक्शन सारे प्राणों का है, A to Z। व्यान का कनेक्शन सबके पास है, इसके अंदर मेनली ये ऋतंभरा प्रज्ञा के साथ कनेक्शन है। अगर आप हीट या फिर डाइजेस्टिव हीट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, पित्त के बारे में पूछना चाह रहे हैं, जो मैंने बताया कि जिनको सर्दी ज्यादा लगती है, उसका कनेक्शन समान के साथ है, जो आपका अच्छा। नाभि चक्र, उसका रीजन। तो हाथों और पैरों की हीट भी ये व्यान वो समान हैंडल करता है? समान, हाँ बिल्कुल अच्छा, करता है। ठीक है। क्योंकि आप अगर इमेजिन कर पाए तो सोलर सिस्टम में सेंटर में सूरज है ना, इसी हम्म। तरीके से आपका नाभि चक्र, आप उसे समझ सकते हैं, वो सूर्य का केंद्र समझ सकते हैं। प्लस नाभि चक्र से ही तो कनेक्टेड होती है प्लेसेंटा।
ठीक है, तो प्राणों का यदि आप इस तरीके से मुख्य केंद्र जानना चाहो शरीर के एक्सपेक्ट में, सूक्ष्म शरीर नहीं, जैसे स्थूल शरीर का मुख्य केंद्र क्या होगा, नाभि चक्र होगा। तो सम्मान उसके साथ रिलेटेड है, तो हीट का कनेक्शन उसके साथ होगा, सम्मान के साथ होगा, और दूसरा इसके साथ होगा क्योंकि इसका सबके साथ है। व्यान का तो सबके साथ है, पूरे शरीर के साथ है, तो इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन है, यानी कि आपके ब्रेन में भी वो सेंटर है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को, आपकी हार्ट की बीट को, इन सबको मेंटेन करके रख। सेम समान का भी रोल है, पर अत्यधिक रोल व्यान का है। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं, थैंक यू। एनीवन एल्स? यहाँ पे हाथ रेज है। अमन शर्मा जी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या? अच्छा, एक बार ज्योति चौहान जी को पूछने देते हैं, उसके बाद फिर आपका प्रश्न लेंगे। जी ज्योति जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। उमा उमा, मेरा प्रश्न ये सागर से। उदान से उदान से है कि ये जो कंठ में उदान का है निवास स्थान, तो वो हमारे कंठ में कैसे उसका पता लगेगा और उसमें कैसे समस्या का निदान हो सकता है उसका? देखिए, एक तो है प्राण, पर अगर आप एनर्जी सेंटर्स की बात करें तो उनका चक्रों के साथ भी कनेक्शन है ना, जो हमारे षट चक्र या फिर सप्त चक्र भी आप कह सकते हैं, उसके साथ भी कनेक्शन है। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे विशुद्धि चक्र का स्थान है। अब आपके भीतर यदि यहाँ की एनर्जी कम पड़ेगी तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी, जैसे चीजों को ठीक से समझ पाना, डिसीजन ले पाना, आपके भीतर वो सारी जो रिद्धियां सिद्धियां प्लस शक्ति विशेषताएं, जो भी चीजें आपकी सांसारिक खासकर हैं, ठीक है, उनका ना होना। अब जब ये सारी चीजें आप बढ़ेंगे, आप देखो कहते हैं कि लक्ष्मी जी का स्थान भी इसी तरीके से बताया जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर शिव जी को देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से सांप यानी सर्प का स्थान आपको नजर में आएगा, नीला स्थान नजर आएगा। तो आप उसे कैसे समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब शिव जी की बात की जाए तो उन्होंने विष पिया था, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया था। पर यदि इसी की एनर्जी को बढ़ाया जाए, ठीक है, इसी की एनर्जी को हम लोग यदि बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, वो एनर्जी कैसे बढ़ेगी कि हमारे वाणी में, हमारे बोलने में, हमारे विचारों में, हमारी समझ में इतनी शक्ति आ जाएगी कि हम जितने भी काम कर रहे हैं आसपास के विभूतियों के लिए, रिद्धियों के लिए, सिद्धियों के लिए, वो बहुत अच्छे से होते चले जाए। बाकी और क्या क्या चीज है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि कोई भी आपको हेल्प कर रहा है तुरंत तुरंत, ठीक है, तो वो हेल्प तुरंत तुरंत मिलनी शुरू हो जाती है। यानी कि आपको कोई डाउट आ रहा है, किसी मित्र ने हेल्प कर दी, यानी कि यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। ये उससे थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा रिलेटेड है। जैसे कि इसी कंठ से तो रिलेटेड है, जो शाप देना, वरदान देना, यानी कि इसकी शक्ति यदि इतनी अधिक होगी तो आप जो कहेंगे, जो बोलेंगे, वो वास्तव में सत्य होगा। और कौन सी चीज है, अब जो जितने भी रिद्धियां सिद्धियां मैं बार बार क्यों दोहरा रही हूँ, जैसे इसके अंदर आपकी रिद्धियों सिद्धियों के नाम लिए जाएं तो वैसे तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, जो अणिमा है और ये सारी जितने भी हमारे रिद्धि सिद्धि, उनका भी कनेक्शन इसी के साथ है। ठीक। गुरुमा, इसमें जो बीमारी है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है, उदान की वजह से ही आती है? उदान की वजह से आती है, विशुद्धि चक्र में रुकावट की वजह से भी आती है, एनर्जी की कमी की वजह से भी आती है, तो बिल्कुल ये बात तो कनेक्टेड है ही। अब इसके लिए कुछ प्राणायाम है, ठीक है, खिचड़ी मुद्रा तो सबको नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी थोड़े थोड़े ऐसे आप इसको कर सकते हैं। पर मेनली जैसे आप भ्रामरी प्राणायाम के साथ साथ और भी कुछ प्राणायाम है जो आप गले के लिए कर सकते हैं। एक ओमकार का कुंजन आप रेगुलर बेसिस पे करें, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा विशुद्धि चक्र है उसका आप ध्यान कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है, इस तरीके से आप उसका ध्यान कर सकते धन्यवाद। हैं। मोस्ट वेलकम। जी अमन जी। प्रणाम। गुरुमा, एक तो मुझे ये पूछना था कि अपान जो आपने बताया वो रिप्रोडक्टिव जो हमारा सिस्टम है वहां से लेके कहाँ तक जाता है वो? रिप्रोडक्टरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम लोअर एब्डोमेन से नीचे नीचे रहता है,
क्योंकि लोअर एब्डोमेन और एब्डोमेन में आपका सामान शुरू हो जाएगा। मेनली अपान नीचे की ओर। अपान क्या करता है, आपकी एनर्जी को नीचे की ओर पुश करने का भी काम करता है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में यदि किसी को नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो 8 to 9 मंथ में उनको अपान मुद्रा बनाने के लिए बोली जाती है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेहतर रहता है। पर 8 या 9 मंथ से पहले उसे बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, वो नीचे की ओर, किसी को ज्यादा गैस्ट्रिक है उसके लिए हेल्प करेगा, किसी को डाइजेस्टिव इशू आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, उसके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये अपान है जो क्लींजिंग का काम करेगी। रिप्रोडक्टरी ऑर्गन का भी इससे डायरेक्ट रिलेशन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी इससे डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। ठीक, एक प्रश्न और था। जो आपने बताया कि हम अपने क्लाइंट्स को यौगिक ब्रीदिंग या प्राणायाम करवाएं, तो उसका मैम मुझे एक चीज पूछना था कि जो हम भोजन किया हुआ है उसके कितने टाइम से पहले या बाद में हम वो कर सकते हैं? योग के अनुसार तो सुबह खाली पेट करना अच्छा रहता है, उसके बाद सीधा शाम को रात्रि के भोजन से लगभग आप 2.5 से 3 घंटे पहले उसे करवा सकते हैं। यानी कि दोपहर में यदि किसी ने भोजन किया है 12 बजे, ठीक है, तो फिर शाम को यदि 4 बजे से 5 बजे या 5 से 6 के बीच में आप योग करवा रहे हैं तो वो अति उत्तम है। उसके 1 घंटे के बाद या फिर 2 घंटे के बाद भोजन किया जा सकता है। 2 घंटे का गैप रखना अति उत्तम रहेगा, कम से कम। Thank जी। और कोई प्रश्न तो नहीं होगा, हमारा टाइम भी हो गया होगा, आगे बढ़ा जा सकता है जी, टाइम भी हो गया। चलिए, बाकी सब जो आ गए हैं आप अपने वीडियो को दोबारा से ऑन कर सकते हैं और पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ से मैं कुछ बंद और मुद्राएं भी यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। बंद, 3 बंद बताए गए हैं प्राण के लिए। ठीक, आपको उनके नाम पता भी होंगे, उड्डयन बंद, जालिंधर बंद और महाबंद। ठीक है। उड्डयन बंद, मूल बंद, जालिंधर बंद, ये तो 3 बंद है, इसके अलावा एक महाबंद है। तीनों को एक साथ लगाएंगे तो महाबंद हो जाएगा। बंद का क्या अर्थ होता है, और इसका कनेक्शन आपकी 3 ग्रंथियों से भी है। ठीक है। हमारी रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियों से भी कनेक्शन है। उधर अभी नहीं जाते हैं, अभी केवल केवल प्राण और थोड़ा सा आप इन बंद के बारे में समझ लीजिए। पहला है आपका मूल बंद, जो मूलाधार चक्र से जिसका संबंध है। और जो मूल बंद है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो गुदा क्षेत्र होता है उसको सिकोड़ते हुए ऊपर की ओर खींचा जाता है। यानी कि जो आपका एनएस पार्ट है उसको सिकोड़ते हुए ऊपर की ओर खींचा जाता है, इसे हम मूल बंद कहते हैं। ठीक है, और ये प्राणायाम करते समय किया जाता है। गुदा को संकुचित करने से अपान स्थिर रहता है। अब ये क्या हो रहा है कि अपान एक प्राण का प्रकार है, जब इसको किया जाएगा तो क्या होगा कि मूलाधार चक्र को शक्ति मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, स्थिर रहेगा, यानी कि वो अपना कार्य और उत्तम तरीके से करेगा। पर इसे ज्यादा नहीं करना है, स्टार्टिंग में बहुत कम किया जाता है। इसको करने से भी पूर्व अश्विनी मुद्रा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, अगर आपको डायरेक्ट आप कर पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हो, पर यदि नहीं कर पा रहे हो तो केवल अश्विनी मुद्रा, यानी कि सिकोड़ना और छोड़ना, सिकोड़ना और छोड़ना, इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, वॉलेंट्री, कहीं ना कहीं आपका जो गुदा भाग है उसकी मसल्स के साथ साथ अपान को ऊपर की ओर उठाया जाता है। मूल बंद इसको कहते हैं। और प्राण की जो अधोगति है, जो नॉर्मली नीचे जा रहा है प्राण अपान के कारण, यदि आप यम नियम का पालन कर रहे हैं, सोच संतोष तप स्वाध्याय का पालन कर रहे हैं, तो उसके बाद इस अपान को जो नीचे की ओर जा रहा है प्राण, उसको ऊपर की ओर लाया जाता है एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ठीक है। इससे और क्या क्या फायदे हैं, आपकी इंटेस्टाइन्स स्ट्रांग होंगी, बलवान होंगी आपकी इंटेस्टाइन्स। फियर वाले, अब देखो मूलाधार के चक्र के साथ कुछ चीजें रिलेटेड है, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। फियर का कनेक्शन मूलाधार चक्र के साथ है, डर भय का कनेक्शन। रिसेप्टिविटी ना होने का कनेक्शन भी मूलाधार चक्र के साथ है। मूल आधार है वह, पृथ्वी तत्व उसके अंदर विद्यमान है।
ठीक है। उसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम आती है? भय लगना, रिसेप्टिविटी का ना होना, अगर कोई कुछ कह रहा है सुन रहा है उस पर दृढ़ता ना होना। ठीक है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब जैसे जैसे आप इस चैतन्यता को बढ़ाएंगे और करेंगे, उससे क्या और कौन से फायदे दिए गए हैं? मलावरोध नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ठीक है, और जो भी एनर्जी स्प्रेड है इधर उधर बिखरी हुई है वो केंद्रित हो जाएगी। पर करना कितना है? बहुत लिमिटेड करना है स्टार्टिंग में। किनको नहीं करना है? अब आपको सोच समझ के अच्छे से रिपोर्ट्स देख के पहले तो आप इसको रिसर्च करेंगे कि क्या इससे वास्तव में यदि फायदा होता है तो किस डिजीज में कितना फायदा होता है। तो आप देखेंगे यदि किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसे करवाना है नहीं करवाना है। ठीक है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली नहीं करवाना चाहिए। मेनली अभी हमारा फोकस है डायरेक्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पे। यदि कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वहां पे इसको करवाया जा सकता है, खासकर फियर के केस में। ठीक है, फोबियाज हो जाते हैं, डर लगना, भय होना, तो उनको करवाया जा सकता है। कितनी बार? 5। 5 बार कर लिया, लिया। और जैसे हमारा कुछ क्षणों का जैसे कुंभक होता है, बस उतना ही। अगर आप 5 सेकंड तक रोक पा रहे हो अति उत्तम, 10 सेकंड तक रोक पा रहे हो अति उत्तम, बस 3 से 5 बार किए, दैट्स एनफ। अपान वायु उससे बेटर हो जाएगी। दूसरा है आपका जालंधर बंद। ठीक है, जालंधर बंद कहाँ पे लगाया जाता है? मस्तक को झुकाकर ठोड़ी को कंठकूप पे लगाया जाता है। ऐसे मस्तक को झुकाकर। अब देखो सर्वाइकल वालों को इसको नहीं करवाना है, क्योंकि आप जैसे ही झुकवाएंगे उनका ये वाला प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो बहुत सोच समझ कर किया जाता है। इस तरीके से कंठ में लगाया जाता है। श्वास को, श्वास प्रश्वास की क्रिया पर अधिकार इससे बन जाता है, बढ़ जाता है ऐसा करने से। और क्या क्या फायदे हैं? विशुद्धि चक्र के बारे में पूछ रहे थे, है ना, ज्योति जी पूछ रहे थे। वो जालिंदर बंद भी लगा सकते हैं यदि उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना हो तो उससे भी बेनिफिट होगा। इससे कौन कितना चीजों पे इफेक्ट आएगा? हटक में बताया गया है कि इससे 16 नर्व्स पर, 16 नाड़ियों पर इम्पैक्ट पड़ता है केवल इतना भर करने से। सांस को भरा, नॉर्मल पेट में और नाभि, पेट में और चेस्ट में भरा नॉर्मल सांस को, और फिर होल्ड करते हुए आपने जालंधर बंद किया, वापस ऊपर उठा के छोड़ दिया। स्टार्टिंग में इस तरीके से भी सांस को रोकते हैं कुछ लोग, बट ये बहुत ही जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। प्राणायाम में जबरदस्ती ठीक नहीं, क्योंकि हम ये हठ योग पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो अष्टांग योग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों भी बहुत सहजता के साथ, बहुत ध्यान पूर्वक योगा इंस्ट्रक्टर के साथ करी जाए तो ज्यादा बेहतर रहती है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका कनेक्शन, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा ऊपर का भी कनेक्शन है, नीचे का भी कनेक्शन है, तो साथ में 16 स्थान कहीं ना कहीं इसके अंदर से कनेक्टेड होते हैं। विशुद्धि चक्र के जागरण में जालंधर बंद से बड़ी सहायता मिलती है। उड्डयन बंद। उड्डयन बंद पेट में, अब देखो उड्डयन पेट में स्थित आंतों को पीठ की ओर खींचने की क्रिया को उड्डयन बंद कहते हैं। मैं तो 12 से रिपीट कर रही हूँ। पेट में स्थित आंतों को पीठ की ओर खींचते हैं जब, ऊपर की ओर, और पीठ के, उड्डयन का मतलब ऊपर की ओर, उड़ना। ठीक है, तो ऊपर की ओर पीठ की ओर खींचेंगे तो उसे उड्डयन बंद कहते हैं। ठीक है, और इस प्रयत्न से यहाँ तक कहा गया है, यदि कोई इसको साध लेता है तो अकाल मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि नाभि चक्र सेंटर है किसी का, शरीर का सेंटर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे समान भी सही रहेगी, अग्नि भी सही रहेगी, तो सारी चीजें सही रहेंगी शरीर की। इस वजह से ऐसा कहा गया है। जीवनी शक्ति को बढ़ाएगी, जीवनी शक्ति यदि बढ़ जाए तो दीर्घायु अपने आप प्राप्त होगी। जो भी कष्ट कठिनाइयां आएंगे उनसे कौन लड़ता है? हमारी जीवनी शक्ति ही तो है, जो व्याधियों से भी लड़ती हैं और आदि व्याधि दोनों से लड़ती हैं। जीवनी शक्ति
इससे केवल इम्यूनिटी पावर नहीं होती है, इम्यूनिटी पावर साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी नाम की भी कोई चीज होती है। एक तो होती है फिजिकल इम्यूनिटी, कोई वायरस आया, हमारी इम्यूनिटी ने उसको अटैक किया, बीटा सेल्स हमारे, ठीक है, हमारे बीट सेल्स, टी सेल्स, ये सारे वर्क कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स फाइट कर रहे हैं। पर केवल वो इम्यूनिटी नहीं है, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी होती है। जीवनी शक्ति के साथ साथ आपकी मनोबल और आत्मबल भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है। नाभि में स्थित जो सामान है उसमें स्थिरता आती है, वात पित्त कफ रेगुलेट रहता है, और इससे सुषुम्ना नाड़ी के द्वार भी खुलते हैं। जो हायर स्पिरिचुअल पाथ पे है या फिर हायर योगिक प्रैक्टिसेस कर रहा है, उसके लिए जो सुषुम्ना नाड़ी है, सेंट्रल नाड़ी है, इस जो हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनका टारगेट ये रहता है कि प्राणों का इसके अंदर प्रवाह करवाना सुषुम्ना में, तो वो खोलने के लिए भी इस बंद का उपयोग किया जाता है। अगेन आई एम टेलिंग, पूरे तरीके से प्रिकॉशंस के साथ ये सारी चीजें करनी चाहिए। इसी तरीका से 7 मुद्राएं हैं, ठीक है, जैसे खेचरी मुद्रा, महामुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योनि मुद्रा, शांभवी मुद्रा, भूचरी मुद्रा। इन सबको आज हम डिटेल में नहीं जानेंगे, इन सबको आप रिसर्च करके पढ़ सकते हैं कि ये 7 मुद्राएं कौन सी हैं, कैसे यूज में लाई जा सकती हैं, ठीक है, और कैसे पॉसिबल हैं। जिनसे शीर्षासन नहीं होता है वो विपरीत करनी मुद्रा और सर्वांगासन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं प्राणायाम पे। अब कुछ प्राणायाम तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे आप डीप ब्रीदिंग करवा सकते हैं, सोहम करवा सकते हैं, प्राणाकर्षण करवा सकते हैं, नॉर्मल बिना रोके वाला अनुलोम विलोम करवा सकते हैं। पर यदि आपको पता हो, अपने क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री पता है, क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, तो उससे आप और भी प्राणायाम करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे एंजाइटी की अगर प्रॉब्लम है तो भ्रामरी प्राणायाम हेल्प करेगा, पर जो स्लो वाले प्राणायाम है वो डिप्रेशन के पेशेंट्स को आप नहीं करवाएंगे, जिससे और ज्यादा स्थिरता आए, शिथिलता आए। ऐसे प्राणायाम जैसे शीतकारी आप नहीं करवाएंगे डिप्रेशन के पेशेंट्स। शीतकारी से क्या होगा, और ठंडे पड़ेंगे वो, ठीक है, और ज्यादा सुस्त हो जाएंगे, और ज्यादा वो अपने मनोबल को गवा बैठेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। लोम विलोम जैसे कि कहा जाता है 3 आसनों में अक्सर पॉसिबल है, ऐसे ही कहीं भी बैठे कैसे भी शुरू नहीं कर देना चाहिए यदि आप कुंभक के साथ करवा रहे हैं खासकर। सिद्धासन है, पद्मासन है, सुखासन है, कुछ ऐसे आसन है, अर्ध पद्मासन है। मेनली 3 ही आसन है जिसमें सर्वोत्तम इन चीजों को बताया गया है। मेरुदंड का सीधा रखना इम्पोर्टेंट है, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप कुंभक के साथ कर रहे हैं और शुरू ही किया है, तो केवल 10 राउंड्स काफी है अनुलोम विलोम के। उसी में आपको लगेगा अरे मेरा बीपी तो बहुत रेगुलेट हो गया है, मेरा श्वास प्रश्वास का लेवल बहुत रेगुलेट हो गया है, नींद जैसे भी आती है, अगर आप सही से कर रहे हैं तो आपको नींद जैसे भी आएगी। ठीक है। जिनका बीपी लो रहता है वो थोड़ा सा ध्यान दें, उन्हें ज्यादा राउंड्स नहीं करने हैं। वो नाड़ी शोधन कर सकते हैं। नाड़ी शोधन कैसे होता है, नाड़ी शोधन में 3 बार लेफ्ट से लेना छोड़ना, 3 बार राइट से लेना छोड़ना, और 1 बार दोनों नासिका से लेना और मुंह से छोड़ना, ये नाड़ी शोधन है। मैं रिपीट करती हूँ, 3 बार लेफ्ट से लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, 3 टाइम्स फ्रॉम ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट साइड, लेफ्ट नॉस्ट्रल, 3 बार लेना छोड़ना। इसमें आपको ध्यान करना होता है चंद्रमा का, पूर्णिमा के चंद्रमा का, जिसका हल्का सा पीत वर्ण होता है, थोड़ा सा येलोइश टेंट होता है। नाड़ी शोधन भी आप सभी को बता सकते हैं, कोई ऐसा बहुत ज्यादा प्रिकॉशन नहीं है, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, नाड़ी की शुद्धि के लिए, खासकर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। और इसके तो केवल 3 राउंड ही काफी हैं स्टार्टिंग के अंदर, एक ही राउंड में क्योंकि समय लगेगा। लेफ्ट से 3 बार लेना है, छोड़ना है, पूर्णिमा के चांद का ध्यान करते हुए कि उसका लाइट येलो प्रकाश लेफ्ट से अंदर जा रहा है आपकी नाभि तक। ठीक है। वापस आ रहा है। फिर राइट से जब आप करेंगे तो उदयमान सूर्य का ध्यान, जो नारायण
नारंगी और लाल वर्ण होता है उसका ध्यान किया जाता है सुबह, जैसे हमारे सूर्योदय होते हैं। 3 बार राइट से लेना छोड़ना, और फिर दोनों नासिका से लेना छोड़ना। उसके भीतर आप उज्जवल सफेद श्वेत प्रकाश का ध्यान कर सकते हैं कि दोनों से आपने लिया, नाभि तक गया और फिर उसको छोड़ा, मुंह से छोड़ा। ये एक राउंड हो गया आपका पूरा नाड़ी शोधन का। ऐसे आप 3 राउंड से शुरुआत कर सकते हैं। और ये भी मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत इजीली बता देती हूँ, इसमें भी कोई विशेष बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं है। जिसको इसी का एडवांस वर्जन करना हो वो इसी के साथ कुंभक करेंगे, यानी कि जितनी बार भी वो पूरक कर रहे हैं, रेचक कर रहे हैं, उसके बीच में अंतः कुंभक और अंत में बाह्य कुंभक वो कर सकते हैं। नाड़ी शोधन आपने सीख लिया है, अनुलोम विलोम आपको ऑलरेडी पता ही है। जिनको डिप्रेशन हो अब उनको क्या करवाएंगे, उन्हें सूर्य भेदन प्राणायाम करवाइए। उनके अंदर जोश आएगा, उत्साह आएगा, उमंग आएगी। पर अगेन प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं करवाना है। अगर उनको अल्सर की प्रॉब्लम है, एसिडिटी जैसी कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो बहुत रेयरली मिलेगी। डिप्रेशन के पेशेंट्स में अक्सर कॉन्स्टिपेशन और ये सारी प्रॉब्लम पाई जाती हैं, बट स्टिल अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप नहीं गिराएंगे। अदरवाइज सूर्यभेदी प्राणायाम डिप्रेशन के लिए, और जहाँ पे बहुत लो एनर्जी है उसमें बहुत हेल्प करती है। फिर आता है उज्जाई प्राणायाम। ज्योति जी जब पूछ रहे थे तो उज्जाई प्राणायाम मेरे मस्तिष्क में आ रहा था कि उज्जाई प्राणायाम करने से भी थायराइड बेटर होता है, जिसमें कंठ से वायु को खींचने का घर्षण करते हुए हम करते हैं। सिर को हल्का सा झुकाते हैं और जब सांस लेते हैं तो इसको संकुचित करते हैं, अपने सांस की नली को हल्का सा संकुचित करते हुए। फ्रिक्शन महसूस होगा जब हम सांस लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें भी अगर एडवांस करना है तो आप रोक सकते हैं और फिर छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पेट के रोगों में भी इसका इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है शीतकारी। यदि कोई बहुत एग्रेसिव है, बहुत उधम मचाता है, कोई बच्चा, किसी को बहुत गुस्सा आता है और गर्मी बहुत लगती है, उन सब के लिए शीतकारी और शीतली प्राणायाम अति उत्तम है। शीतली आप सभी जानते हैं, आपको अपने टंग को रोल करना होता है पाइप के जैसे। आप में से लगभग 10 या 12 लोग नहीं कर पाएंगे उस चीज को। इस तरीके से करके देखिए, शीतली प्राणायाम। आप 51 है, आप में से लगभग 10 लोग उस चीज को नहीं कर पाएंगे लगभग। ठीक है, कौन कौन नहीं कर पा रहा है इसको? जीभ फोल्ड ही नहीं हो रही है कोई यहाँ पे? हाँ जी, ललिता जी हैं, उनकी जीभ फोल्ड नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। आपके लिए शीतली प्राणायाम है। अमन जी हैं। और किन से नहीं हो पा रही है? ज्योत्सना जी आपसे हो गई? बढ़िया। शिवा साहू जी, मयंक तोमर जी, बाकी तो गायब ही हैं लग रहा है। चलिए, ठीक है, तो उनके लिए शीतकारी है आपके ऑप्शंस के लिए। शीतकारी कैसे करेंगे? ऐसे दांतों को क्लेंच करना है, जीभ को आपको दांत पे लगाना है और फिर सांस लेनी है, तो ठंडी ठंडी सांस अंदर जाएगी। अभी धूप भी है तो कर भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। किसको करवाना है? एंजाइटी के पेशेंट्स को करवा सकते हैं, एग्रेशन के, जिनको गर्मी ज्यादा लगती है, टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, पारा हाई रहता है, आप समझ गए हैं बाकी बातें। ठीक है, फिर आता है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसके अंदर जल्दी जल्दी पद्मासन लगाकर, अब उसके अंदर भी ऑप्शन है कि आप बाएं नासिका से ले रहे हैं कि दाएं नासिका से ले रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस तरीके से किया जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। कुछ लोग हाथ के माध्यम से भी करते हैं, और मॉर्निंग की योग में तो आप सीख ही रहे होंगे ये सारी चीजें। इसको भी स्टार्टिंग में 5-5 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए, अभ्यास के बाद ही बढ़ाना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम अति उत्तम है मस्तिष्क के रोगों के लिए। आपके सारे नर्व्स, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी वो बढ़ जाती है।
प्राणों का आयाम अपने आप में सर्वोत्तम है। प्राण को यदि आपने साध लिया तो मन को आप स्वतः ही साध लेंगे। प्राण सधा तो मन अपने आप सधेगा। ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम के भी करने के कई तरीके होते हैं। एक होता है षणमुखी मुद्रा के साथ करना, एक होता है सिंपल इस तरीके से आप अपने अनामिक मुद्रा से आप कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तर्जनी उंगली से केवल, अब लोग कान में उंगली नहीं डलवानी अपने क्लाइंट्स के। ये जो साइड वाला फ्लैप है इसको आप बस इस तरीके से बंद करवा दें। और आप अगर योगा इंस्ट्रक्टर हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, ऐसा मत करिएगा कि साथ में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं साथ साथ में प्राणायाम कर रहे हैं। आपने बोल दिया सभी अपने कानों को बंद करें, उसके बाद आप बाकी की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। कान तो बंद हो गए, सुनेंगे कैसे। ठीक है। तो उनको बताइएगा। भ्रामरी प्राणायाम में एक और गलती करी जाती है। पहले तो ये जो मैंने बता दी, उनको बताना है कि इतनी बार आपके राउंड्स आपको पूरे करने हैं, 3 से 5। और भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद तुरंत आपको आईज को नहीं खोलना है, तुरंत आंखों को नहीं खोलना है। सोचिए आपका ब्रेन रिलैक्स मोड में जा रहा है ऐसे करते हुए, आपके सारे नर्व्स अपना कनेक्शन बना रहे हैं, आपको रिलैक्स महसूस हो रहा है। और फिर एकदम से आंख खोल देंगे तो क्या हो गया, स्टिमुलस चला गया। जैसे नींद में से किसी को उठाते हैं तो कैसे पूरा बॉडी एकदम घबरा जाता है ना, तो ऐसे रिलैक्सेशन में से तुरंत आंखें नहीं खोलनी होती। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद कुछ देर आंखों को बंद रखा जाता है। आराम से आप इस तरीके से आंखों को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे आंखें खुलवाएंगे अपने क्लाइंट्स की। ठीक है। भ्रमर का गुंजन होता है इस तरीके से। ठीक है। और साथ में आप उद्गीत यानी कि ओम का उच्चारण भी करवा सकते हैं। इसके अलावा प्राणायाम आपको काफी सारे बता दिए गए हैं। जो आपको पर्सनल अपने लेवल पे करना है वो ये करना है। अब ये तो समझ में आ गया कि प्राण के आयाम को कैसे साधा जाए, ये भी समझ में आ गया कि प्राण को कैसे बढ़ाया जाए, सारी चीजें समझ में आ गई। पर जैसे आपके बैंक बैलेंस में आपकी सेविंग्स ज्यादा मायने रखती हैं, उसी तरीके से प्राण के केस में भी सेविंग्स ज्यादा मायने रखती हैं कि ये प्राण वेस्ट कहाँ पे हो रहा है। सुबह सुबह आप ध्यान करो और बहुत अच्छे से आप प्राणायाम करो, आपने प्राण भी पा लिया, सब कुछ पा लिया, और दोपहर में आप जाके लड़ रहे हो, किसी के दोष दुर्गुण गा रहे हो, चुगली कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। ठीक है। तो प्राण क्या क्या हो गया, वापस से लीकेज हो गया। एक गुरु ने बोला था बेटा इस घड़े में पानी भर के लेके आइए, शिष्य ने पानी भरा, वो निकल गया, वापस निकल गया, छिद्र थे उस घड़े में। तो यानी कि हमारा प्राण वेस्ट कहाँ पे हो रहा है उसका विशेष ध्यान रखा जाए। सेविंग ज्यादा मायने रखेंगे, नहीं तो हमेशा खाली रहेगा अकाउंट। ठीक है। बेफिजूल की बातों में नहीं, अत्यधिक चिंता में नहीं, ठीक, तन विवेक युक्त हो, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। दोष दुर्गुणों का नहीं आपको बताना है। कई बार ऐसा भी होता है कि फैला हुआ है प्राण, एकाग्र नहीं है, यानी कि प्राण तो है आपके पास पर आपको पता नहीं कि उसे डायरेक्शन कैसे दें। तो आप क्या करते हैं, कभी ये काम कर रहे होते हैं, कभी वो काम कर रहे होते हैं, कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली। अब यदि यहाँ पे मैं आप सभी से बात कर रहे हैं तो हमारा प्राणों का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, है तो सब कुछ ईश्वर का ही, पर उनका प्राण लगा तो रही हूँ ना, अपना प्राण लगा रही हूँ तो किसी उत्तम जगह पे लगा रही हूँ इस उद्देश्य के साथ कि ना सिर्फ आप लोग सुनेंगे बल्कि इस बात को, इस गहनता को समझेंगे और अपने प्राण को कहाँ पे लगाना है, किस जगह पे लगाना है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने मनी को लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा उस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। यहाँ तक कि जब दीक्षा दी जाती है तो गुरुदेव, जो भी गुरु आपको दीक्षा देते हैं वो अपने प्राण का एक अंश देते हैं। माता अपने अपना प्राण से सींचती है। ठीक है। बहुत गहनतम ये प्राण का विषय है। तो इसको बड़ा सहेज के संभाल के अच्छे से उपयोग में लाइए। ठीक है। इसे ऐसे ही वेस्ट मत जाने दीजिए। अपनी आंखों से भी, आपका आंखों से भी, जैसे गांधारी जी का एग्जाम्पल आपको पता है, उन्होंने कितने दिनों तक अपनी आंखें बंद रखी। वो प्राण, वो ऊर्जा बढ़ गई कि वो एक शरीर को वज्र जैसा बनाने के लिए तैयार हो गई।
उनकी आंखों की ऊर्जा। ठीक है, तो ये मायने रखती हैं बातें। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जिन लोगों को सुनने देखने में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, उनका मस्तिष्क बहुत शार्प होता है। ठीक है, तो जहां से प्राण का क्षय नहीं हो रहा है या नहीं जा रहा है, तो कहीं और उनका एडवांस उनको मिलेगा, वो चीज समझ में जल्दी आएंगी बातें, ज्यादा काम कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें कनेक्शन है इधर से उधर। बोलने में कहाँ वेस्ट करना है, नहीं करना है, आंखों से क्या देखना है क्या नहीं देखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है सोचने से। यानी कि 11 इंद्रियों को यदि आप संतुलित कर लेंगे, तो आपका ये अकाउंट बैलेंस मेंटेन रहेगा। जो भी आपको इनपुट देना है अपने 11 इंद्रियों से, वही आपके आउटपुट में आएगा। 11 इंद्रियां आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। आपकी 5 सेंस ऑर्गन्स और आपके 5 एक्शन ऑर्गन्स। अपने हाथों को, पैरों को, एक्सक्रीट ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स को, और आपकी वाणी को। ये सारे आपके एक्शन ऑर्गन्स हैं। इनको बड़ा सहेज के संभाल के यूज करना है। इसी तरीके से इधर सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर, माउथ आपका, और स्किन। ठीक है, यहाँ से भी प्राणों का आदान प्रदान होता है। हमारे भारत में क्यों नहीं हमेशा से हेलो हाय किया जाता है, नहीं किया जाता? कि प्राणों का आदान प्रदान होता है। आप जिससे मिलते हैं, जिसको टच करते हैं, जहां यहाँ तक कि किसी चीज को भी टच करते हैं, तो वहां पे भी प्राणों का आदान प्रदान होता है। जिस घड़े में ज्यादा पानी है और उसके साथ कोई और घड़ा जोड़ दिया जाए, तो जिसमें कम पानी है उधर ही तो बहेगा। ठीक है, तो इतने सारे लॉजिक्स को आप ध्यान में रखिएगा। और मुझे लगता है कि अभी 4:37 हुआ है ना? अभी हमारे पास लगभग 20 मिनट और हैं। उसके भीतर हम कुछ एडवांस चीजें जानेंगे। पर उससे पहले आप सभी थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए, अब आपके हाथ के हथेलियों में और पैर के तलवों में एनर्जी सेंटर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये काम करें कि अपने टिप्स को प्रेस करें। टिप्स को गहरी लंबी सांस लेते रहिए और टिप्स को प्रेस करते रहिए। आते हो? क्यों ये? क्योंकि ये अटेंशन स्पैन को वापस से लेके आ जाता है। जो आपको लग रहा है कि अटेंशन स्पैन इतना सारा सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, याद रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपके जो टिप्स हैं उसमें आपके सारे एक्यूप्रेशर होते हैं। एंड में सारे एक्यूप्रेशर होते हैं। ठीक है, तो आप खाली भी जब बैठे हुए आपको लगे, तो अगर आप पूरा एक्यूप्रेशर नहीं भी जानते हैं, तो केवल टिप्स को जरूर प्रेस करते रहिएगा। ठीक है, उससे भी आपको बहुत इफेक्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पंच तत्वों के साथ प्राण के जुड़ाव को समझने के लिए। पंच तत्व और प्राण कहते हैं अनः प्राण। अन्न से प्राण भी बनता है, मन बनता है ना? आप खाना खाते तभी तो एनर्जी बनती है, तभी तो प्राण बनता है। तो आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा प्राण भी बनेगा। मन तो बनेगा ही बाद में, पर पहले प्राण वैसा बनेगा। तो सात्विक आहार लेना है, गर्म आहार यदि संभव हो तो ठीक है, नहीं हो पाए तब भी कम से कम वो सात्विक हो। ठीक है, आप उसके भीतर प्रेम से खाएं उसको, अन्न को, चुराया हुआ ना हो। इन सारी चीज का ध्यान रखना है। विरुद्ध आहार ना हो, वो विरुद्ध प्राण है। जैसे कि दूध के साथ कहते हैं नमक और अम्ल नहीं लेना चाहिए, तो वो किसी कारण से कहा जाता है। कुछ चीजें बनी है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, कुछ चीजें बनी है एनाबॉलिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। अब ये क्या होते हैं? कुछ चीजें बनाने के लिए बनी होती हैं, कुछ चीजें डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर डाइजेस्ट करने के लिए बनी होती हैं। जैसे आपकी कुछ गोलियां हैं जिन्हें आप खाते हो तो खाना अच्छे से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि वो एसिडिटी प्रोड्यूस करती है जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है। यानी कि वो क्या कर रही है, वो कैटाबॉलिक है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे बनता है, जिससे जीर्णी शक्ति बनती है। जैसे अगर कोई दूध,
ठीक है, जैसे अगर कोई गैया है, उसका दूध है या स्प्राउट्स हैं, तो वो जीवनी शक्ति प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। कुछ ऐसे हैं, अब जैसे खाना भोजन के बाद बोला जाता है, या फिर भींग वाष्टक चूर्ण, जैसे ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती हैं। आयुर्वेद में हमारे कुछ विरुद्ध आहार दिए हुए हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, ताकि इनमें लड़ाई ना हो, कि अभी जीव शक्ति को बढ़ा रहे हैं और इधर विध्वंस चल रहा है, और आपस में ही लड़ाई हो गई है, तो वो टॉक्सिन्स बन जाएंगे। अगर कोई सच में साधना करना चाहता है तो वो इतनी भी साधना कर सकता है, रेदर देन उसमें चले जाते हैं ना, कुट्टू का आटा, और ये चौलाई खानी है, कुट्टू का आटा खाना है, साबूदाना खाना है, इन सब चीजों में ना पड़ते हुए यदि आप इतना भी कर लेंगे कि हम एक चीज खाने की, एक चीज लगाने की, हम कितनी वैरायटी रख लेते हैं साधने के लिए, तो आपको इतना भी कर सकते हैं आप। हाँ, जो आपके षड्रस हैं वो आपके शरीर के लिए, मन के लिए अच्छे हैं, पर जब साधना करेंगे तब तब आपको लिमिटेड चीज लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको अपने शरीर की ऊर्जा को, अपने प्राण को बढ़ाना है। खास करके रविवार को, कल रविवार है, रविवार में सूर्य अपनी सारी ऊर्जाओं के साथ आता है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्राण भी बढ़ेगा। तो यदि आप रविवार का, आप कहेंगे रविवार का कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, पर यदि करना शुरू कर दें तो उसका बहुत बहुत उपयोग है, बहुत उपयोग है। सारे दिन अपनी जगह और रविवार अपनी जगह। जैसे सारे प्लैनेट्स घूम घूम घूमते तो सन के अराउंड ही हैं, जो भी जिनको भी लगता है कि हमारे सारे प्लैनेट्स सही बने रहे, है ना, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले ही बता दिया था, जब टेलीस्कोप आया भी नहीं था, जब उन्होंने सारी चीजें बता दी थी, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सची भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। पर इसके अंदर सेंटर में कौन है, सूर्य महादेव है। ठीक है, तो यदि आप सूर्य उपासना करते हैं, यदि आप गायत्री मंत्र करते हैं, तो बाकी सारे प्लैनेट्स भी अपने आप ही ठीक रहते हैं। ये लॉजिक है। ठीक है। और आपका प्राण का आयाम भी, प्राण का लेवल भी अच्छा बना रहता है। तो रविवार को खास करके कर सकते। ठीक है। और ये इतना, अगर आज लोगों को देखा जाए तो वो रविवार का व्रत इतना ज्यादा सुनने में नहीं आता है। हाँ, गायत्री परिवार हमेशा से रविवार का व्रत बताता आया है, रविवार की साधना। पर अक्सर देखा जाता है रविवार को विशेष लेट उठना, विशेषकर टेस्टी खाना, मतलब राजसिक खाना बना के खाना, ये सारी चीजें ट्रेंड में है, प्रचलन में है ना। तो इसके जस्ट अगेंस्ट में जाने का कितना फायदा है वो भी आप समझ गए। अब आप नंगे पांव घूमना शुरू कीजिए घास में। पर अभी इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल डेंगू वगैरह फैल रहे हैं, बारिश का मौसम है, ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हो। पर जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी का प्राण आपके प्राण के साथ मिलता है, जो आपके भीतर जो भी नकारात्मक प्राण है वो सारा पृथ्वी में चला जाएगा, ग्राउंडिंग हो जाएगी। और डॉक्टर विश्वरूप के नाम से एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं, जो विदेश में भी प्रैक्टिस करते हैं, उनकी तो पूरी बुक है जीरो वोल्टेज थेरेपी, वो इसी से ट्रीट करते हैं लोगों को। तो जमीन के साथ संपर्क बहुत जरूरी है। धरती, दूसरा क्या है, जल, जल से तुरंत प्राण मिलता है। कोई बेहोश हो रहा हो, सबसे पहले पानी छिड़कते हैं, सबसे पहले पानी पिलाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि सबसे जल्दी और सांस लेना से अगले नंबर पे यदि कुछ है तो वो पानी है। एक तो सांस लेना, पानी पीना, खाना खाना, इन्हीं तीनों से हमारा पूरा शरीर, मन, शक्ति, ऊर्जा, व्यक्तित्व, सब कुछ, जीवन, फ्यूचर, सब बंधा हुआ है इन्हीं तीनों चीजों से। और इन्हीं तीन चीजों पे हम सबसे कम ध्यान देते हैं। ना हम ये ध्यान देते कि सांस कैसे ले रहे हैं, ना हम प्राणायाम करते हैं, ना हम पानी ध्यान से पीते हैं। पानी पीते समय यदि आप उसको ऊर्जित कर लें, थेरेपी होती है जिसके अंदर आप अपनी पांचों अच्छी साफ सुथरी उंगलियों को, पांचों उंगलियों को चार्ज करते हैं पानी को, अपने पांचों उंगलियों से। ठीक है। मंत्र पढ़ा जाता है,
मंदिर में ऐसे पानी का छिड़काव क्यों करते हैं शांति मंत्र बाद में? क्यों आपको पानी पिलाया जाता है आचमन के टाइम पे? क्योंकि पानी में मेमोरी पावर होती है। और जैसे ही वहां आपके मंत्र बोले गए हैं, पानी उस एनर्जी को उस मेमोरी पावर के थ्रू स्टोर कर लेता है अपने अंदर। जब आप उस पानी को पीते हैं तो आपके भीतर वो ऊर्जा आती है। इसी वजह से जब आप ध्यान साधना करते हैं तो एक में कलश में पानी रखा जाता है ना? तो उसके भीतर वो आपकी साधना का जो अंश है, वो जो आप समर्पित करते हैं भगवान सूर्य को, और उसके भीतर से जो रोशनी आती है वो आपके मस्तिष्क में सूक्ष्म और हो करके आपके भीतर जाती है। आपके अंदर सब समर्पण की भावना आती है, और वो अंश पूरी पृथ्वी तक भी पहुंचता है। और आप तक तो आता ही है 1000 गुना होकर के। पानी का तो बहुत विशेष स्थान है। यहाँ तक किसी किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो तो उनको अगर वाटर थेरेपी दी जाए, पैरों को पानी में डालना, फुट बाथ लेना, थोड़ा नमक का पानी करके डाल के, उसको उनमें भी बहुत रिलैक्सेशन महसूस होगा। नदी यदि आसपास है तो अक्सर नदी में स्नान करना बहुत बेटर लगेगा। ठीक है? तो क्योंकि जल में दूषित पदार्थों को खींचने की क्षमता है, पहली चीज। दूसरी, प्राण देने की क्षमता है। तीसरी, उसके भीतर वो ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम चल पा रहे हैं ढंग से। तो एक तो आपका पानी साफ सुथरा हो। दूसरा, अगर आप उसे ऊर्जित करके पी सके तो और अच्छा। थेरेपी भी होती है पानी की, जैसे मून वाटर। पूर्णिमा वाले दिन जैसे खीर रखते हैं ना, इसी तरीके से पानी को भी रखा जा सकता है। उस मून वाटर को पिएंगे तो शीतलता आएगी, किसी को एंजाइटी है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो। क्योंकि चंद्रमा डायरेक्ट रिलेशन है हमारे मन से। टाइडल वेव्स क्रिएट होती हैं मून से, समंदर में, सुना होगा आपने। तो सोचो, अगर इतने बड़े समंदर में चांद के माध्यम से इतना ऊपर नीचे हो सकता है, तो हम तो 70% पानी है, तो मून का हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है? पर जो पूर्णिमा का चंद्र होता है, शीतलता प्रदान करता है, पूर्णता प्रदान करता है। उससे हमारे मस्तिष्क में भी ओजस तेजस आता है। इसी तरीके से सन वाटर थेरेपी होती है, सन चार्ज्ड वाटर। कैसे होता है? सूर्य की रोशनी में 1 घंटा, मॉर्निंग की सूर्य की रोशनी में 1 घंटा जल रखा जाता है, अलग अलग कलर्स का। उसका क्या मतलब है? बॉटल कांच की होगी, बाहर से कोई शीट पीली लगा दी, या फिर नीले कांच की बॉटल हो गई, लाल हो गई, नारंगी हो गई, ये पूरी थेरेपी है। अगर कोई नीले कलर में पानी रखता है, नीले कलर की बॉटल में, ग्लास बॉटल में पानी रखता है और सन से चार्ज करता है, तो वो इतनी ज्यादा ठंडक देती है। यदि किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है, और उस पर उसको पीने का बिल्कुल ऐसा ही तरीका है जैसे किसी को दवाई दी जाती है ना, कि 1 ढक्कन सुबह, 1 ढक्कन दोपहर, 1 ढक्कन शाम। बड़ा प्रिकॉशन के साथ देना होता है। सोचो, यदि कोई इस नीले कलर का पानी ठंड में पी ले, सिर्फ केवल पानी है, वो चार्ज्ड है, उसे निमोनिया हो जाएगा। ठंड में नहीं पिलाना है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को कोल्डनेस की तरफ लेके जा रहा है ना? ऐसे ही रेड क्या करेगा? एनर्जी को बढ़ाएगा। ऑरेंज कलर मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। कलर थेरेपी अपने आप में अलग है। ठीक है? तो मैंने आपको पृथ्वी बता दिया, जल बता दिया। पानी के संपर्क में रहने के लिए मैं आपको पहले दिन से कह रही हूँ। कैसे? सूर्य के संपर्क में रहना मॉर्निंग में। भले आप अपने फेस को ना करें, बट एटलीस्ट, भले आप सनस्क्रीन या कुछ भी आप नारियल तेल लगाते हैं, जो भी करते हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर आपका होना चाहिए। आपकी विंडो से एटलीस्ट धूप थोड़ी बहुत आनी चाहिए। दूसरा है यज्ञ। यज्ञ से अतः प्राण आता है। मंत्र के साथ साथ यज्ञ होता है। उसमें अग्नि है, अग्नि को देखते साथ ही प्राण आ जाता है, लाइट एनर्जी। ठीक है? जब आप यज्ञ करते हैं, मंत्र जपते हैं, तो वो प्राण, जिस ऊर्जा से आपने मंत्र का जाप किया है, अग्नि के साथ कोई भी चीज मिलती है तो वो कई गुना हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मिर्ची रखूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर अग्नि में डाल दूं तो, या फिर छोंक दूं तो आप सभी खांसेंगे, छीकेंगे, खाना कहेंगे, वही उन्हें बस करो, आंखों में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है।
अग्नि के साथ जो चीज मिल जाती है, चाहे आप दिया जला के उसके सामने जप करते हैं, उसका भी फल कहीं गुना आता है। हर चीज के पीछे स्पिरिचुअलिटी सुपर साइंस है, जितना मैं बता रही हूँ उससे कहीं गुना आगे। तो इन सब चीजों को अपने जीवन में जरूर स्थान देना चाहिए, अपने दिनचर्या में जरूर स्थान देना चाहिए। यज्ञ किया जाए। अब यज्ञ तो आता नहीं है हमें, कैसे करें? आपको लिंक भेजने के लिए मैं बोल दूंगी आज्ञा शिवम भैया को, वो आपको लिंक भेज देंगे, और कम से कम मिनी यज्ञ तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं हफ्ते में 3 बार तो कम से कम वो जो छोटा हवन कुंड होता है उसके माध्यम से यज्ञ करती ही हूँ, कम से कम 3 बार। और जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है, देवी संस्कृति विश्वविद्यालय, वहां पे तो नित्य यज्ञ होता है। तो हम सुबह सुबह योग की क्लास जाने से पहले यज्ञ की क्लास में जाते थे। यज्ञ का विज्ञान उत्तम है। आप खुद सोच करके देखिए कि हमारे जो 4 वेद, जिसके आधार पे पूरे विश्व का सारा ज्ञान टिका हुआ है, उसमें से जो पहला वेद है, जो सबसे पुराना है, ऋग्वेद, वो जिसके अंदर 1,000 से ज्यादा सूक्त हैं और 10,000 से ज्यादा मंत्र हैं, वो सारे की सारी चीजें एक सेंट्रल थीम पे बात करते हैं, यज्ञ पे। कितनी बड़ी चीज है, यज्ञ पे, कर्मकांड पे। पर यज्ञ को हम समझते हैं हवन करना, जबकि यज्ञ वो भी है जो हमारे बादल कर रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी कर रही है। देना, 3 चीजें आती हैं यज्ञ में: देव पूजन, दान, संगतिकरण। यज्ञ की अलग से वर्कशॉप्स होंगी, क्लासेस होंगी, जैसे ही होंगी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो अग्नि के संपर्क में इस तरीके से रहा जाता है। सुबह उठते ही थोड़ा सा ल्यूकवार्म पानी पी सकते हो, हल्का गर्म पानी, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। अग्नि के बाद आता है वायु। वायु ही तो प्राण का केंद्र है, उसके ऊपर हम अथवा बातें कर चुके हैं, वो प्राणायाम की टेक्निक्स बताई जा चुकी हैं। पर वातावरण को शुद्ध करने के लिए अपना अपना जिम्मा उठा लें। आपके थोड़ा सा भी कुछ करने से भी फर्क पड़ता है। एयर पोल्यूशन के साथ साथ थॉट पोल्यूशन को भी कैसे ठीक करेंगे उसका भी ध्यान रखें। पहले के टाइम पे भवन स्पेशल अलग से बनाया गया था कि केकई जी, जब यदि आपको थोड़ा बहुत भी गुस्सा आता है तो आपको भवन में जाएंगी, वहां पे गुस्सा करेंगी। एग्जाम्पल वाली बात हो गई है, पर हम क्या करते हैं, हमने किसी भी वातावरण को पॉल्यूट कर देते हैं अपने गुस्से से, अपने नाराजगी से, अपने विचारों से, है ना? तो उसको शुद्ध करने के भी सारे उपाय ढूंढिए। तो वायु, वायु के भीतर जो भी चीजें आप छोड़ रहे हैं, घर में क्या जलाते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं, तो सामग्री लेकर के आइए। थोड़ा धूमनी पहले के टाइम पे दी जाती थी, तो उसका थोड़ा थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हैं। घी जलाते हैं तो वो वेस्ट नहीं होता है, वो नर्चर करता है, नरिश करता है मस्तिष्क को। फिर आता है आकाश, आकाश तत्व। ठीक है। आकाश तत्व को कैसे लेंगे? प्राण कहाँ से आएगा? साउंड एनर्जी से। इसी के साथ आज हम अपनी क्लास समाप्त करने वाले हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म से बना है। तो आप जो सुनते हैं उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, आप जो बोलते हैं उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि आप राग सुनने लग जाएं सही तरीके के, ठीक है, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी बहुत सारे रागों पे बने हुए हैं, यदि आपको वो पसंद है तो उनके क्या बोल हैं उस पे ध्यान दीजिए, उसके पीछे क्या राग यूज हुआ है उसके पीछे ध्यान दीजिए। आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए कौन सा राग काम करेगा उस पे आप ध्यान दे सकते हैं, वो प्राण देता है आपको। सोचिए, कोई सैड सॉन्ग सुनने से कोई दुखी हो जाता है, काम नहीं करना चाहते, कोई हाई सॉन्ग सुनने से आप एक्टिवेट हो जाते हैं, होता है ना ऐसा? साउंड का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा। ठीक है। तो बहुत बहुत ध्यान दीजिए। जैसे आईआईटीज में भी रिसर्च हुई है कि डिप्रेशन के लिए कौन सा राग काम करेगा। तो जो राग पहले के टाइम पे, ये बात सच थी कि दीपक राग, दीपक जला सकते हैं, मल्हार राग बारिश ला सकते हैं, हाथियों को काबू करने के लिए राग होते हैं, बहुत सारे राग। उसके भीतर वो क्षमता है, क्योंकि ब्रह्मांड बना ही शब्द ब्रह्म शब्द से है ना? तो इस चीज का आप भी ध्यान रखेंगे कि आप क्या सुनते हैं, और अपनी प्लेलिस्ट में से ऐसे वैसे सॉन्ग्स निकाल करके जो ऊर्जा देने वाले सॉन्ग्स हैं, डिस्को वाले नहीं, ऊर्जा देने वाले जो वास्तविक आपकी बॉडी में हार्मोनाइज करते हैं। जो टेम्परेरी ऊर्जा तो चाय भी देती है, कॉफी भी देती है, तो ऐसे ही कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो तुरंत ऊर्जा देते हैं और फिर तुरंत डाउन कर देते हैं।
जो वो कॉफी वाला काम है, ऐसे वाले सॉन्ग्स को आप मत सिलेक्ट कीजिए। ऐसे गीतों को हमारे यहाँ प्रज्ञा गीत बनते हैं, सोचिए। यानी कि सॉन्ग्स ऐसे सुने जाएं कि आप सॉन्ग्स का भी आनंद ले लें, गीत का भी आनंद ले लें, और आपको एक मोटिवेशन भी मिल जाए उस गीत से। गीत के साथ आज की क्लास को फिनिश करेंगे। करें। गीत के लिए हम डफली लेके आते हैं। चलिए, रेडी। दो गीत यहाँ पे गाते हैं। पवन सुगंधित जैसे मन को नंदन वन कर देता। पवन सुगंधित जैसे मन को नंदन वन कर देता। वैसे ही गुरुजीव का दर्शन मानव दुख हर लेता। बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ। पवन सुगंधित जैसे मन को नंदन वन कर देता। पवन सुगंधित जैसे मन को नंदन वन कर देता। वैसे ही गुरुदेव का दर्शन मानव हर लेता। जय गायत्री माँ, जय गायत्री। और क्योंकि सावन का कल आखिरी सोमवार भी है, ठीक है, तो शिव जी के लिए भी, ठीक है, अपने पांचों तत्वों को साधते हुए शिव जी की आराधना करेंगे। और जय महाकाल, 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 जय महा। जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है। जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है। मान शक्ति को साथ लिए, मान शक्ति को साथ लिए। जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। अब जो आपको बुलाया जा रहा है, महाकाल की पुकार। आओ देवत्व गाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को। आओ देवत्व जगाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को। अपनत्व सभी में विकसा दो, अपनत्व सभी में विकसा दो। हे सज्जन के मानक मराल, हे सज्जन के मानक मराल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ठीक है, तो अपने सभी तत्वों को ऊर्जित करते रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, अपने कर्तव्यों का बोध करके सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए। ठीक है, और इसके साथ आज की कक्षा का समापन होता है। ठीक है, कल मिलेंगे, कल संडे है। और कल हम, आज प्राणमय कोश किया, कल मनोमय कोश को कंप्लीट करेंगे। मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की साधना कैसे करी जाए। सभी को सादर प्रणाम, नमन वंदन, खूब खुश रहें, सादर प्रणाम। और अभी सभी के लिए प्रार्थना, जैसे हम हर बार करते हैं, अपने इस तरीके से ब्रह्मांजलि मुद्रा या फिर प्रणाम की मुद्रा में भी आप कर सकते हैं। सभी के लिए प्रेयर करेंगे, मे एवरीवन बी हेल्दी हैप्पी, और सभी के भीतर वो ऊर्जा आए, वो सद्ज्ञान आए, वो सद्बुद्धि आए, ताकि इस धरती पर, इस धरा पर ना सिर्फ योग माध्यम से जो सच्चाई है वो व्याप्त हो, स्थापित हो, बल्कि वो सद्गुण इतने बढ़े कि स्वयं जैसे स्वर्ग का अवतरण होता है, वो सतयुग वापस आ जाए। चलिए, सभी के लिए प्रार्थना। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां
न्यायमार्गेण महीषाम् गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्, देहि में हव्यवाहना। हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। चलो, प्रणाम प्रणाम। मीटिंग एंड करते हैं। पानी पीजिए।